अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है, जबकि सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 30 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को इंतखाब होना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रविश नहीं बदली। खैबर पख्तूनख्वा में जहां मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ लेने का तनाज़ा था, वो अभी तक हल नहीं हुआ, जिसके बायस इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद 2 अप्रैल को सेनेट के जो इंतखाब है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुनक्किद ना हो सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरान कुन तौर के ऊपर सिंध में सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह हिकमत अमली उसे किस हद तक उसके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी या उल्टा PTI को ही नुकसान पहुंचेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह जो मौजूदा सेटअप बना है उसके ऊपर पार्टी की कुछ सीनियर क़यादत में इख्तलाफात हैं। सवाल यह है कि जो मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर तैनातियाँ हो रही हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ अहम तरीन कमेटियों में मुख्तलिफ वज़रा की तैनातियों का मामला है, उन्हें मेंबर बनाने का मामला है, उसके ऊपर तनाज़ा क्यों पैदा हुआ है? क्या आने वाले दिनों में ये तनाज़ा, ये इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि बानी PTI के जेल में जाने के बाद अब तक PTI की अंदर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात का सामना है, जिसकी वजह से PTI को सुबकी का सामना है। शेर अफजल मरवत और हामिद खान ग्रुप के मबैन इख्तलाफात बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं और अकरबा परवी के संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। आखिर PTI बतौर पार्टी कब मुनज़्ज़म हो पाएगी? और उसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर दूसरा धड़ा है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ तावन न करने का मशवरा दे रहा है, उसके मुमकिन तौर के ऊपर क्या संगीन नताइज हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की ठान ली है। और इस सिलसिले में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आने वाले दिनों में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे समेत ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मुतहरिक होते हुए हमें दिखाई देंगे। और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहां वजारतों का कारकर्दगी का अहदाफ मुकर्रर किया है, वहीं पर इकनॉमिक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है और आइंदा 5 साल के अंदर मुख्तलिफ मुआशी अचीवमेंट्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये इकनॉमिक रोड मैप किस हद तक इफेक्टिव है और क्या शहबाज गवर्नमेंट ने इस इकनॉमिक रोड मैप को अचीव करने के लिए अपनी दुरुस्त सिमत का इंतखाब कर लिया है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन खदशा भी यह जाहिर किया जा रहा है कि PTI अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं है और जो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ होना था खैबर पख्तूनख्वा में, वो हल्फ लेने को तैयार नहीं है PTI की वहाँ की सूबाई क़यादत, और जिसकी वजह से अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात की गई कि अगर यही सूरत हाल रही तो जो 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनका इंतखाब होना है, जहाँ पर वो इलेक्शन वहाँ पर मुलतवी हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, CM KP के जो आपके साथ बड़े आजकल अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में हैं, वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर हलफ बर्दारी का जो तनाज़ा है उसको हल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भट्टी साहब। देखें, यही रवैया है, इमरान खान ने यही सिखाया सबको कि इमरान खान अगर एक सियासी आदमी होता, सियासी लीडर अगर होता हो, तो उसको पता था कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और वो अपनी उसी जिद पे कायम, और उसने उस बंदे को, गंडापुर को वजीर आला सरहद बनाया। आपके सामने उसकी सारी चीजें और हिस्ट्रीज याद है कि उसके क्या क्या, वो किन कलमात से दूसरे लीडरान को बुलाता था। फिर भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि भाई हमने सब ने इकट्ठा चलना है, चारों सूबों को लेके चलना है, हम जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे मुल्क की जितने मुश्किलात में है उसका एक ही हाल है कि सब सियासी जमातें जो रविश है खत्म करके तो मुल्क को आगे ले जाने के लिए इकट्ठे हों। आप देखते हैं कि वो जब उधर आता है अपना गंडापुर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता है तो बड़ी अच्छी बात करता है। मुझे लगता है जब वो बाहर निकलता है तो वो नियाजी उसको कहता है कि तुमने क्या किया, तो मैं अभी उतार रहा हूँ, तो फिर वो अपने उसी रवैये पे चला जाता है। दूसरा, सेनेट का इलेक्शन ये एक अल्लाह का खास करम है। देखें, दिन ब दिन जब आप इलेक्शन प्रोसेस चलता है ना तो उसमें बेहतरी आती है। पहले यही होता था कि जी MPA बिक गए, किसी ने 2 करोड़ ले लिया, 4 करोड़ ले लिया, तो ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा था। इस दफा ये हुआ कि पंजाब में भी इस तरह हुआ कि जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए
पीटीआई के 2 बंदे मुंतखब होने थे, उनको 2 बंदे मिले। हमारे जो 5 बंदे मुंतखब होने थे वो मिले। सब ने मिल के इकट्ठे बाकी लोगों ने कागजात वापस लिए और ये एक अच्छा जमहूरी अमल हुआ। बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ। सरहद में पहले भी यही खबरें थी, तो कोशिश होती थी कि ये चीजें ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान न्याजी के जो कुछ हो रहा है ना, उसको जो सजाएं भी मिली हैं, ये अदालतों ने उसको दी हैं क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो सेनेट का अमल है ये पूरा होगा। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने उस पे अभी वो जो है ना इलेक्शन वो कैंसिल नहीं किए, जी 2 को ही हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इनको थोड़ी अकल आ जाएगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अवाम को भी पता चल रहा है कि कौन मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, कौन मुल्क के खिलाफ जो ये चीजें चल रही हैं उसमें बेहतरी आने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन अगर वो साथ नहीं देते तो उनको जवाब देना पड़ेगा। नासिर भट्ट साहब ये बताएं कि माजी में हमेशा हम सुनते हैं जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो बोलियां लगाई जाती हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है, और बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और बलूचिस्तान जो असम्बली है वहाँ बाकायदा मंडियाँ लगती हैं अरकान असम्बली की। इस बार भी आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इस बार भी कितना इम्कान है कि यहाँ अब भी इस इलेक्शन में भी जो कल होने वाला है सेनेट का, इसमें ख़रीदो फरोख्त का कितना इम्कान मौजूद है? नहीं, मैं आपको यही कहने लगा था कि इस तरह वो पहले होता था ना कि सेनेट के लिए जब चेयरमैन के लिए जो बाहर बंदे हाथ उठाते थे, अंदर जाके जब वोट डालते थे तो वो चेंज हो चुका होता था। इस चीज को खत्म होना चाहिए, और ये चीज अब खत्म हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में, एक बात मैं बताऊं, पाकिस्तान की बका तरक्की इंशाल्लाह जमहूरियत में, और जमहूरियत की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। और मुझे यकीन है कि ये जो सरहद में जो कुछ होता था, आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक एक एमपीए के लिए ये लोग जो आजाद खड़े हो जाते थे, ये पैसे, आपको पता है ये वीडियो चली थी, पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं। और अब मुझे कुछ चेहरे आपको सेनेट में भी नजर नहीं आएंगे जिन्होंने पिछले 4-5 साल में चाहे वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल हालात में थे तो उन्होंने जो किरदार अदा किया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि जमात में अब इंशाल्लाह कारकुनों को और वफादारों को जो है वो जगह भी मिल रही है। और बड़ी अच्छी पार्टी बात है, की ये अच्छी मजबूती बात है जी। जो है वो इसी में होती है कि कारकुन जो है वो सीसा प्लाई की तरह अपने कायद के साथ खड़े रहे। मुश्किल हालात में चलने वाले लोगों को, मुश्किल हालात में साथ खड़े रहने वालों को मियां नवाज शरीफ साहब इज्जत भी दे रहे हैं, और कारकुनों की अब हौसला अफजाई भी हो रही है। बिल्कुल सही। बट साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन हुए, वफाकी सूबाई हुकूमतों क्या अमल में आ चुका, अब सबसे बड़ा जो ख्वाब है वो सियासी इस्तेहकाम का है, वफाक और सूबों की मबैन सियासी महंगी पैदा करने का है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस हवाले से मुसलसल लीड कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, जरदारी साहब भी एफर्ट कर रहे हैं, और किसी हद तक सीएम खैबर पख्तूनख्वा भी ऑन बोर्ड हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा चाहता है कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मरकज के साथ ताउन न करे, उनसे अलग थलग हो जाए और उनसे लड़ भिड़ जाए। अगर ये अभी भी रविश कायम है, और इसी रविश की वजह से जो सान 9 मई हुआ और उसके कारकुन आज पीटीआई के कारकुनों को आज सजाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक सूबे के अंदर हुकूमत मिल गई, बजाय इसके कि वहां से लर्न करते और आगे बेहतरी का सफर शुरू करते और पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाते। लेकिन अब भी पीटीआई के अंदर वो विजडम प्रवेल करते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो आप समझते हैं कि मुमकिन तौर के ऊपर अगर यही सोच रही तो केपीकेएम के अंदर क्या हालात, सियासी हालात बन सकते हैं? देखिए ना, साना 9 मई, फिर अब आप उनकी बातें असद कैसे रखो भी, ये तो फिर एक चीज वाजे होगी ना कि साना 9 के मई के जिम्मेदार यही लोग हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, जो जिनके अंदर जो एक चीज थी वो नजर आ गई सामने कि जो कुछ साना 9 मई को हुआ उनके जिम्मेदार यही लोग हैं। और इन्होंने, इनके जहन में एक चीज थी कि इन्होंने अपने मुल्क की, जो कहते हैं ना कि आप अपने मुल्क की हिफाजत करें या मुल्क की मजबूती करें। मुल्क की मजबूती आप इदारों के खिलाफ बोल के तो नहीं कर सकते। एक इदारा, आप पता ही है कि जिस तरह के जो हालात अभी हैं, जो जी उधर बिल्कुल। केपीके में ये धमाके हो रहे हैं, रोज जो है वो 7 से 5 लोग आके फायरिंग करते हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं। तो हमें तो चाहिए कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ ये 9 मई वाले वाक़े को कंडेम करें, और ये उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अदालतें सजा दे रही हैं, अदालतें सजा दे रही हैं, उनको देनी है जिनके वादे सबूत सामने आए। आपने देखा है बिल्कुल अब ठीक। ये अभी 5-5 साल जिनको सजाएं हुई हैं 9 मई के जो जिम्मेदार थे, बाकी जो रहते हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की
मजबूती सिर्फ इसी में है कि हम सब सियासी जमातें अपनी जो पुरानी रंजिशें उनको बुलाएं, पाकिस्तान को मजबूत करें, और ये जो 9 मई वाला वाकया है इसको हमें भूलना नहीं बिल्कुल चाहिए। ठीक। इनके जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं हर सूरत मिलनी सही। चाहिए। भट्ट साहब, 9 मई का जो वाक़या हुआ है, ये तो नहीं हुआ कि जो लोग हैं पीटीआई के कारकुन खुद ही सड़कों पर निकल आए हैं। जो असल मुजरम है, जिन्होंने उबारा है, जिन्होंने इनको ज़हनी तौर पर इस बात पर आमादा किया है और इनको तकरीरें कर कर के इनको बताया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की है, तो वो भी इसमें मुलव्वस है। लेकिन ये कहीं ये तो नहीं हो जाए कि सीनियर क़यादत के साथ तो हमारे अदारों की और बाकी आपकी सियासी जमातों की मफामत हो जाए और बीच में जो कारकुन है, आम कारकुन, वो बेचारे रगड़े जाएं और फिर जेलों में सजाएं भुगतते रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा। कानून अपना रास्ता खुद लेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद लेगा। इमरान नियाजी जो है वो जेल में है तो वो अपने उस वजह से है और अपने करतूतों की वजह से है, और उसको अदालतें सहायता दे रही है। उनके नाम भी शामिल हैं। ये जो लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए, अदालत जो है ना वो तो इंसाफ करेगी ना। अब ये लोग भी शामिल होंगे जिन लोगों को सजा मिल गई है, ये उनके साथी हैं। इन्हीं के कहने पे सारा कुछ हुआ। गवाह मौजूद है, विटनेस मौजूद है, और जल्द इनको भी इंशाल्लाह सजाएं होंगी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा ये मैं कहता हूँ, कहता रहूंगा कि जो लीडरान होते हैं वो हमेशा अपने वर्कर को अच्छी तरबियत देते हैं। इस शख्स ने बाप बेटे में लड़ाई डाल दी हर वक्त। अभी भी उनका यही रवैया है, सराद में आप देखें यही रवैया है। लेकिन मुझे यकीन है अपने रब पे कि पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लोगों इंशाल्लाह। की मुश्किलें कम होंगी। जो ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो पहले था इमरान का, अभी जो सरहद में आप केपीके में बता रहे हैं उस गंडापुर का, वरना वहाँ इमरजेंसी लगेगी, पाकिस्तान तो चलेगा इंशाल्लाह। चंद लोगों के शर्पसंदों की वजह से ये चीज रुक नहीं सकती, ये बड़ा और मुझे खतरनाक यकीन इशारा है कि किया इन आपने। लोगों को भी जल्द सजाएं होंगी जी, अदालतों से। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। लेकिन नासिर भट्ट साहब, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए और धांधली के खिलाफ, जबकि मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। वो भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज करना चाहते हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून, जिसे बहुत से दीगर मसाइल और चैलेंज का सामना है, तो क्या आने वाले दिनों में नून लीग के लिए पीटीआई बड़ा चैलेंज होगी या मौलाना फजलुर रहमान? नहीं, मौलाना फजल रहमान माशाल्लाह बड़े एक बहुत ही समझदार और अच्छे सियासतदान हैं। वो उनके मियाँ साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब वो भी जो जो गैर जमहूरी तरीका है उसका वो साथ कभी नहीं देंगे। आपको पता ही है इमरान नियाजी मौलाना साहब के बारे में जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तो मौलाना साहब बिल्कुल आप वो समझदार आदमी है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे साथ ये केपीके में इस जगह अगर धांधली हुई है तो वो उसके सबूत लाएं, इलेक्शन कमीशन उसका फैसला करेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि मौलाना साहब इस फितना का साथ कभी नहीं देंगे। जी भट्ट साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग में इख्तलाफात हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने ये बात की है कि मौजूदा जो सेटअप बना है इससे मियाँ नवाज शरीफ भी नाखुश हैं। क्या ये खबरें, इसमें कितनी हकीकत है? क्या ईद के बाद कोई तब्दीली मुमकिन है जो सिस्टम अभी चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब हर चीज मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशवरे से होती है, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी मियाँ साहब के मशवरे से चलते हैं। अभी पीपल्स पार्टी मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद वो भी वजारतें लेंगे, वो भी शामिल होंगे और वो भी हमारे साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो कुछ भी आपस में जो बातें हुई थी, या जो बैठ के जिस जगह भी जो मुआहदा हुआ था जिस तरह का, कि वो ये कह रहे थे कि जैसे पंजाब में अब उनका जो गवर्नर भी उनका होगा, और बाकी जगह बलूचिस्तान में साथ में जिस तरह की चीजें एक मुआहदा उस पर चलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ठहराव जरूर आएगा। आप देखेंगे ईद के बाद पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह शामिल होगी, और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिल के जो भी फैसला करते हैं बेहतर करते हैं। मुझे ऐसी चीज को नजर नहीं आई कि कुछ डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल चीजें स्मूथ चल रही हैं, लेकिन इनको कहते हैं ना जी कि एकदम एक चीजें ठीक नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को हमने एक जमहूरी रास्ते पे चलाना है, मजबूत करना है। महंगाई सबसे बड़ा इश्यू है, सही। उस पे भी काफी काम हो रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा, और मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ईद के बाद मजीद आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। इस चीज़ का तो हर पाकिस्तानी मुंतज़िर है भट्ट साहब।
लेकिन आपकी बात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कुछ कमेटियों के अंदर और मुश्तरका मफादात कौंसल बिलखसूस वहाँ पर जिस तरीके से मेंबर्स को निकाला गया, ऐड किया गया, उसके ऊपर कंसर्न तो हैं। तो देखते हैं कि आगे इख्तलाफात की शक्ल किस हद तक इख्तियार करते हैं। लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा और बल्कि आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आपका शुमार उन सेनेटर में हो रहा है जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पार्टी क़यादत ने आपके ऊपर एतमाद किया और आपको सेनेट की टिकट दी गई। अब आप सेनेट में आ रहे हैं तो आपका विजन क्या होगा, किस अप्रोच के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप सेनेट का हिस्सा बने हैं और मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, किस अप्रोच के साथ आप हमें वहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें जी, आप ये कह रहे हैं कि देखें मुल्क के वजीर आजम साहब, जो वजीर दाखिला साहब हैं या वजीर खजाना साहब हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बातें आपको पता है पीटीआई वाले और दूसरे लोग जरा ये कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आ रही। माशाल्लाह सारा काम ठीक चल रहा है और आइंदा भी ठीक चलता रहेगा। वजीर दाखिला है, वो भी पीएम से मशवरा करके बात करते हैं, वजीर खजाना भी ऐसे हैं, लेकिन लोग जो होते हैं वो बाहर बैठे इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं। दूसरा, मेरे कायद ने मेरे पे एतमाद किया है, मैं उनका एक सिपाही हूँ, वफादार सिपाही हूँ। मुझे उन्होंने सेनेट में भेज दिया है ऐवान बाला में, तो वहां जाके भी मैंने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान की मजबूती की बात करनी है। ये आवाज जरूर उठानी है कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत मजबूत उसी सूरत होती है कि जब हर इदारा अपना काम खुद करे, किसके काम में मुदाखलत ना हो। जो कुछ होता रहा है आपने देखा है, जो साकिब निसार और ये लोग जिस वक्त एक चलता पाकिस्तान, अच्छा भला पाकिस्तान चलता, उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ये सारा कुछ किया, आज तो आज चीज सामने आ गई है। उनको अगर सजाएं मिल जाती तो अब ये दोबारा इस तरह के हालात ना होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी, मेरे कायद ने जो मुझे वहां भेजा है, तो मैं इस चीज पे आवाज उठाता रहूंगा कि पाकिस्तान की मजबूती और जमहूरियत की मजबूती इसी में है कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे और एक दूसरे की मुदाखलत जो है ना इदारों की, ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नासिर भट्ट साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका जो विजन है और जो आपकी कोशिशें हैं, आप इसमें कामयाब हों और सबकी ख्वाहिश है कि तमाम इदारे अपनी आनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करें। खैर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो असल मसला बना हुआ है 2 अप्रैल को सेनेट के जो इलेक्शन होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई 11 नशिस्तों पर जहाँ पर इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ न लेने की वजह से इलेक्शन के इनेकाद को उन्होंने गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार कर दिए। सिंध के अंदर सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। तो आप मशवरे बहुत देते हैं पीटीआई को, अगरचे कि आपकी बातों पर अमल नहीं करते पीटीआई वाले, लेकिन दोबारा ये क्यों अपने आप को बंद गली में धकेलने पर बज़िद हैं? असल में भट्टी साहब के ये जो पीटीआई है, अभी जो कुछ सुन्नी तात कौंसल का हिस्सा है, कुछ पीटीआई है, एक मिक्सचर्स का अचार बन गया है। क्योंकि जेल में है इमरान खान, बंद है, वो कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं है, बातें पहुँच नहीं, दड़ेबंदी शदीद किस्म की देखने में सामने आ रही है। आप देखें वहाँ एक जो असद कैसर का एक अपना ग्रुप है जी, जो मुरव्वत साहब हैं उनका एक अपना ग्रुप है, ये मुख्तलिफ ग्रुप धड़ेबंदियाँ, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। अब सिंध, जहाँ तक सिंध के बाइकाट का तल्लक है सेनेट में, वहाँ तो मुझे लगता है इनका कोई शेयर भी नहीं बनता, कोई एक आध सीट नशिस्त भी नहीं बनती इनकी, क्योंकि वहाँ तो इनकी कोई सीटें भी नहीं है। पख्तूनख्वा में जिस गलत काम जो करने जा रहे हैं, अगर ये आम इंतखाबात का बाइकाट करते भट्टी साहब, उस वक्त भी आवाज़ें उठ रही थी, उस वक्त भी हमने यहाँ से कहा था आप इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लें। उसी इंतखाब में हिस्सा तो अलमिया आपकी बात को कोई मानता नहीं है, अमल नहीं करते, बाद में रियलाइज करते हैं। उसी के नतीजे में आज उनकी पंजाब में 100 से ऊपर नशिस्तें जी, इधर मरकज़ में अच्छी बड़ी तगड़ी अपोजिशन है। ठीक है, हालात बदलते, वक्त बदलते, पता नहीं चलता। अब भी मेरा मशवरा ये है कि ये बाइकाट ना करें, ये जो रुकावट डाली इसको भी खत्म करें। बिल्कुल ठीक। फिर भी इनको अच्छी खासी पख्तूनख्वा में नशिस्तें मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ख्वाजा साहब आपकी ये तजवीज़ पे अमल करें और फ़ायदा इन्हीं का होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान और पाकिस्तान के मबैन मुआशी तिजारती तावन को बढ़ाने के लिए एक वो पुरज़्म है और इस सिलसिले के अंदर ईरानी सफ़ीर ने भी उनसे मुलाकात की। आने वाले दिनों में क्या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की जो तामीर का ख्वाब है, क्या वो पूरा हो पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है। बदकिस्मती के साथ मुख्तलिफ आलमी पाबंदियों और अमरीकी हरदर्मी के बायस ये मनसूबा जो पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम करना था मुकम्मल ना किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $18 अरब का एक नोटिस वसूल करना पड़ा। उस मसले से निपटने के लिए भी बातचीत जारी है। लेकिन 2012 में ख्वाजा साहब आसिफ अली ज़रदारी उस वक्त भी सदर थे, उन्होंने
वो गए ईरानी बॉर्डर के ऊपर जाकर उन्होंने इस पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग में हिस्सा लिया, और दूसरी तरफ से ईरानी सदर वहाँ पर आए थे, मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला, हमने उसको विटनेस किया। ईरान अपनी तरफ की तकरीबन 700-800 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा चुका है, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से की जो पाइपलाइन तमीर होनी थी वो आज तक नहीं हो सकी। और वही कि अमरीकी पाबंदियाँ, और अमरीकी पाबंदियाँ ऐसी हैं, दुनिया के कई दीगर ममालिक ईरान से इस वक्त गैस खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के साथ दोहरा में आ रहा है, चूँकि पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क से सस्ती तरीन गैस मिल सकती है और उसको हासिल नहीं करने दिया जा रहा। अब पाकिस्तान ने एक दरमियानी रास्ता निकाल के गवादर से ईरानी बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला शुरू किया, ताकि जो जुर्माने की कार्रवाई उससे बचा जा सके। लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव है, ईरान और पाकिस्तान बराखसब कोई भी मुल्क हो, जो रीजनल कनेक्टिविटी होती है, सबसे पहले जो मुआशी फ़वाइद कोई भी मुल्क हासिल करता है अपने पड़ोसी ममालिक से करता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक तनाज़ा रहा है, हमारा बैंकिंग चैनल प्रॉपर न होने के नतीजे में तिजारती हुजम ईरान के साथ उस लेवल पर नहीं पहुँच सका जितना पोटेंशल है। अब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जैसे उन्होंने हल्फ लिया, ईवान सदर में विराजमान हुए, ईरानी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की है और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ईरान और पाकिस्तान की मबैन तिजारती हुजम को बढ़ाया जाएगा, बैंकिंग तावन को एक्सपेंड करेंगे, फ़ज़ाई और कारोबारी रवाबत बढ़ाएंगे। खासब IP गैस पाइपलाइन समेत दीगर जो ईरान के साथ मुख्तलिफ मनसूबे में तल्लुकात बढ़ाने। आप समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जो एक अपना विजन रखते हैं, जो समझते हैं कि ईरान के साथ कनेक्टिविटी, इकनॉमिक कनेक्टिविटी पाकिस्तान के लिए किस हद तक ज़रूरी है, वो IP गैस पाइपलाइन समेत दीगर मनसूबों के हवाले से किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। जी भट्टी साहब, ये जो जिस गैस मनसूबे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब जब वो इससे कबल 2008 में जो ऐवान सदर में मुतमक्कन थे तो उस वक्त उन्होंने ये शुरू किया था। आज मैं समझता हूँ कि फिर तारीख ने उन्हें मौका दिया है। वो मुआशी हवाले से बार बार आसिफ अली ज़रदारी साहब बात करते रहे हैं सदर बनने से पहले, लेकिन एक तकरीबन 20-25 दिन हो गए उन्हें ऐवान सदर में मुतमक्कन हुए। मैं समझता हूँ ईरान के हवाले से उनका एक ख़ास विजन है जी। सिर्फ जो गैस मनसूबा नहीं, इसके अलावा भी तजारती जितने भी ताल्लुकात इसको बढ़ाने के हवाले से और चाइना के साथ भी वो ख़ास विजन रखते हैं आसिफ अली ज़रदारी। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी मुबारकबाद वसूल कर रही हैं सारी चारों तरफ से। वो ईद के बाद मैं तवक्को करता हूँ कि वो एक मुतहर्रक सदर के तौर पर कौम को भी नज़र आएंगे, मीडिया को भी नज़र आएंगे, और जो मुआशी हवाले से उनके पास एक वो बारहा माजी में बात करते रहे हैं कि हम इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब वो रियासत के सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, और उनका जो ज़हनी हमांगी है जिससे वो शख्स शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म है, और जो बाकी टीम भी है, इन सब को लेकर अब हम देखते हैं। अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही। वो मौजूद हैं सबसे बड़े ओहदे पर। अब हम चाहते हैं कि वो खुलकर काम करें, और ईरान के हवाले से जहां हमें अमेरिकन जो पाबंदियां हैं वहाँ उनका सामना है। ये जो बाइडन है अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनसे भी मरासम है आसिफ अली ज़रदारी साहब के। Exactly. तो ये तमाम तल्लुकात, ये पाबंदियां भी बड़ी मजाक हैं। देखिए, इस ईरान से तुर्की गैस हासिल खरीदता है, अजरबैजान खरीदता है, उसके साथ एक सेंट्रल एशियन स्टेट है वो तुर्की से ईरान से गैस खरीदती है। और रिसेंटली जब पाकिस्तान को रोका जा रहा है कि अमेरिका कह रहे हैं खबरदार आपने ये पाइपलाइन की, तो दूसरी जानिब इराक ने कुछ रोज़ कब ईरान से गैस खरीदारी के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए हैं। अगर ये सिनेरियो, तो इसका मतलब है कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को कन्विंस करना होगा कि ये आसिफ अली ज़रदारी साहब से बेहतर क्या कौन कर सकता है। अब जो बाइडन है वो इनके साथ बड़े अच्छे मरासम रखते हैं आसिफ अली ज़रदारी। मैं समझता हूँ कि अब वो एक मुतहर्रक सदर के तौर पर हमें नज़र आने चाहिए। जिन्होंने इंतखाबी जो जितनी भी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी जो उन्होंने वादे किए, जो गुफ्तगू फरमाई है, अब वक्त आ गया है कि उन गुफ्तगू पर अमल किया जाए। मैं समझता हूँ जितना उनका विजन है, अब उम्र के आखिरी हिस्से में है आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये अपना तमाम जो अपना विजन है इस कौम के लिए इस्तेमाल करें, और जिस दलदल में मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है इससे निकालें। जो भी काम कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि एक माह हुआ है, अभी तो तनकीद का निशाना बनाना वैसे ही जहालत होगी, लेकिन हम समझते हैं कि अब जो है काम शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब तो मुतहर्रक हैं, शुरू हो गए हैं, चारों सूबाई वज़ीर आला भी नजर आते हैं, जैसे मरियम बीबी खास तौर पर मुतहर्रक हैं। अब ईवान सदर से मैं आसिफ ज़रदारी साहब की अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो वहाँ से एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए
चाइना, ये ईरान एग्जैक्टली और अमेरिका के साथ जो तल्लुकात हैं उस हवाले से उनका इनपुट हमें नजर आना बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबा है नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर जो महंगी तवानाई है उस मसले का एक बहुत सॉलिड सोल्यूशन है, और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक आप अमेरिका को डिप्लोमेटिक चैनल पर जाके कन्विंस नहीं करेंगे। और तवक्को कर रहे हैं कि आसिल ज़रदारी, जिन्होंने माजी के अंदर भी उन्होंने कोशिश की और अब भी उनकी कोशिशों के नतीजे में सफारती रवाबित के ज़रिए से ये मसला हल हो पाएगा और IP गैस पाइपलाइन मनसूबा मजीद आगे बढ़ सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शहबाज हुकूमत ने 5 साला इकनॉमिक रोड मैप तैयार कर लिया है। ये रोड मैप किस हद तक इफेक्टिव साबित होगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहाँ पे मुख्तलिफ वफाकी वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर किए हैं, वहीं पर मुआशी तरक्की के लिए भी 5 साला रोड मैप तैयार किया है, जिसके अंदर बुनियादी फोकस रखा गया है कि अब पाकिस्तान में कर्जे नहीं लेके आएंगे बल्कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाएंगे, GDP की ग्रोथ करेंगे और उसके साथ साथ जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर भी बेहतरी लाएंगे। तो मुख्तलिफ टास्क तफवीज़ कर दिए गए हैं। IMF के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत किस हद तक अपने इस इकनॉमिक रोड मैप के ऊपर कारबंद रह पाएगी, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें माहिर मौशत हारून शरीफ साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पहले बात होती थी, इलेक्शन हुए, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका और अब अहम फैसले हो रहे हैं और अब बात हो रही है मुआशी इस्तेहकाम को हासिल करने की। वफाकी हुकूमत ने 5 साला मुआशी रोड मैप भी तैयार किया है। आप किस निगाह से देखते हैं और आपको लगता है कि हुकूमत अब एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है इकोनॉमिक रोड मैप के ऊपर अमल दरामद करने के लिए? और उस वक्त जब IMF का प्रोग्राम भी आप हासिल करने जा रहे हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं, महंगाई को भी कम करना है, तो ऐसे हालात में मुआशी रोड मैप के ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आपका सवाल है इसके 2-3 हिस्से हैं। जी, पहला हिस्सा तो ये है कि नई हुकूमत बन गई है और उनको जो मसाइल हैं उसका अदराक है कि मसाइल फॉल्ट लाइंस क्या हैं। वो एक खुशाइंद बात है और वो उसको पब्लिक से डिस्कस कर रहे हैं। जी, दूसरा है कि हमारा जो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है और हम बैरूनी अदायगियां नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम अब वो 3 साल की बात कर रहे हैं, $6 अरब के लगभग की। तो अगर वो भी हो जाता है तो एटलीस्ट इंटरनेशनल लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को नहीं, लेंडर्स को एक इत्मीनान हो जाएगा कि उनका कर्ज जो है वो IMF उसको देख रहा है और वो महफूज है और मल्टीलैटरल पैसा हुकूमत को कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। जो दूसरा अहम हिस्सा जिसकी तरफ आपने कहा है कि वो है कि आपने अब ग्रोथ की तरफ रिवाइवल कैसे करना है। जो पिछले क्वार्टर का नंबर है 1% GDP ग्रोथ, वो बहुत वरिसम है और उसमें भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है। ज़राअत की तरफ से कुछ अच्छी खबर उसमें शामिल है। अब अगर आपने ग्रोथ करनी है तो इकोनॉमिक्स में आपको 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसको कैपिटल कहते हैं, और हमें स्किल्ड लेबर चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। हमारे जो भी हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं सब इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। दूसरा, हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो एक्सपोर्ट की तरफ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, हमारी नौकरियां यंग लोगों को पैदा करे। इसमें एक अहम नुक्ता समझने का यह है कि इन्वेस्टमेंट लाना मिनिस्ट्रियों का काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना उनका काम है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर लाएगा। ये जो G2G पे एम्फसिस है, मैं उसको थोड़ा सा फर्क तरीके से देखता हूं। जहां भी दुनिया में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आई है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आई है और हुकूमत को उस तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ सर ये जरूर बताइएगा कि जहां पर आप प्राइवेट सेक्टर से ये G2G बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है अपने सिस्टम के अंदर, जिसके बगैर जो आवाम को भी रिलीफ मिलना मुमकिन दिखाई नहीं देता। जैसे हम बात करें तवानाई के शोबे के अंदर, वहाँ पे बहुत हैवी लीकेजेस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं, जिसका खमियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है, जिसका खमियाजा हमारे सनतकार भुगत रहे हैं। हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अफराते ज़र को नीचे लाना हुकूमत के यकीनी तौर के ऊपर एक बड़े अहदाफ में शामिल है, लेकिन जब तक वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होती, उस वक्त तक शोबा तवानाई के अंदर इस्लाहात नहीं होती, तो ये टास्क अचीव करना मुमकिन नहीं दिखाई देता। तो आपको लगता है कि हुकूमत जिस तरह फोकस है ये तवानाई के शोबे में बिलखसूस कोई मैसिव रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो पाएंगे? जी देखिए, इसका जो आपने बड़ा ही अहम नुक्ता एक उठाया है
देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली हम देखें तो जो हमारी ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, तवानाई की है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की है, इन्फ्लेशन की है, शरह सूद की है, उसको हम, या हमारे वॉलेटिलिटी है एक्सचेंज रेट की, उनको हम ट्रांजैक्शनल तरीके से हल करते रहे हैं। हमने ये अपना जो मईशत का ढांचा या स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश नहीं की है। अब देखिए ना, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बांग्लादेश से, कैम्बोडिया से compete नहीं करेगी, तो लोग क्यों यहां पैसा लाएंगे? बिल्कुल बाहर सही। से भी, और अंदर के लोग भी बाहर निकालेंगे। अब ये हुकूमत के लिए जो, जहां तक मुझे, मैं अगेन कहूंगा कि उन्होंने ये निशानदही तो की है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टैक्स पेयर का पैसा खा रही हैं। उन्होंने पावर सेक्टर की भी निशानदही की है कि बिजली की हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांजिशन करनी है सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ। लेकिन ये काम इदारे करते हैं, मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं पूरी दुनिया में, ये काम मिनिस्ट्रियां नहीं करती हैं। बिल्कुल मैंने सही। जो एनालिसिस देखा है, जो लोग गुर्बत की सतह से सर, नीचे हैं अवाम या आपको बहुत तवज्जो से सुनते हैं। थोड़ा सा जो अवाम का एक बड़ा सवाल है, हम तक भी पहुंचता है कि महंगाई में कमी, शरह सूद में कमी, कारोबारी सरगर्मी में इजाफा, ये कब तक देखते हैं आप सर? जी, ये मुझे अगले 3 साल खासे मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। हमें तरजीही बुनियाद पे कुछ सेक्टर्स में सूद को कम करना पड़ेगा जहां पर रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। बीआईएसपी की ट्रांचेस जो जा रही हैं, कैश ट्रांसफर, उनको स्किल्स में कुछ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं बिस्क का जो ले रहे हैं, जो अपाहज हैं या ओल्ड एज में जी। हैं। यंग लोगों को आप स्किल्स दें, उनको मार्केट में लेकर आए। अब ये सारा कुछ करने के लिए बहुत सा काम सूबों ने करना है, यकीनन। ये सब फेडरेशन का काम नहीं है। ठीक। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि डेलीगेट करना पड़ेगा, वरना सेंट्रलाइज तरीके से इतने बड़े मुल्क में 250 मिलियन पॉपुलेशन में ये काम बहुत बिल्कुल तवील सही। मुद्दत का जी होगा। हारून शरीफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए एक तो महंगाई कम करने के नाम पर वोट लेकर आए हैं और जो कर्जे कम करेंगे, जीडीपी में इजाफा भी करने के ख्वाब इनका है। ये जो 1 माह अभी इनको हुआ है, आपको लगता है कि इनकी जो शहबाज हुकूमत की सिमत दुरुस्त है, ये सब कुछ कर पाएंगे कि इनको अभी बहुत कुछ करना इनके लिए बाकी है? जी, जहां तक तो आईएमएफ प्रोग्राम है या कुछ प्राइवेटाइजेशन पे जोर है, वहां पे तो मुझे काम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, जो हमारे मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज का हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, जी। ट्रेड का है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है, वहां पर जो वजीर लगाए गए हैं, उनके पास कोई ऐसा मुझे तजुर्बा नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि हमें तो किसी भी कीमत पर तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स को लाके ये काम डेलीगेट करना है। बिल्कुल सही। देखिए, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम है, ये तो हुकूमत की नीड है, इसलिए तरजीह है। लेकिन अगर हमने रोजगार बढ़ाना है, पॉलिसियां बनानी है, गुर्बत को कम करना है, उसके लिए हमें उन इदारों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। अगर ये सियासी टॉक शॉप रह गई, तो ये फिर से बहुत बुरी तरह बैकफायर करेगी। बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और ज़रूरत इसी चीज़ की है जहाँ पर अपना विजन हुकूमत सामने लेके आ रही है। शहबाज शरीफ साहब 5 साल इकनॉमिक रोड मैप तो ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन उस रोड मैप के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिन रेलिवेंट प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो काम उन्हीं से करवाना चाहिए। जिसे कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। बसूरत दीगर अगर पोलिटिकल इंटरवेंशन रही तो फिर वो उस पोलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से जो इकनॉमिक रोड मैप है वो शायद सही मानों में इंप्लीमेंट ना हो सके। और उसके साथ साथ जैसे हारून रशीद साहब ने कहा कि जो हुकूमत दावे तो कर रही थी कि महंगाई कम होगी, शरह सूद को नीचे लाएंगे, मौशी सरगर्मी में इजाफा होगा, ये यकीनी तौर पर होगा, लेकिन अभी अवाम के लिए महंगाई में कमी के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ मिलता अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मुश्किल वक्त शायद अभी मजीद कुछ अरसा रहेगा। नादिन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।